कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ BHIC 107 भारत का इतिहास। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पिछले 5 साल के PYQs। दोस्तों, ये पिछले साल के पेपर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके MBBIS क्वेश्चन को लर्न करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का विकास कैसे हुआ, इसके प्रशासनिक और सैन्य महत्व का वर्णन करें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक एवं सैन्य आधार दिल्ली सल्तनत की स्थिरता में है। इक्ता प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान रहा है, यह मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत की एक ऐसी प्रशासनिक खोज थी जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के नीचे खड़ा कर दिया। और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों से लगान वसूला जा सके और विद्रोहों को दबाया जा सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्ता प्रणाली की मुख्य कार्यप्रणाली, जिसमें है हमारा हस्तांतरणीय अधिकार। इक्तादार मुक्ति को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता था बल्कि उसे केवल उस क्षेत्र से राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता था। सुल्तान जब चाहे उसका तबादला कर सकता था। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा मुख्य बिंदु, जो कि है सैन्य उत्तरदायित्व। इक्तादार का मुख्य कर्तव्य एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सेना रखना था, जिसे युद्ध के समय सुल्तान की मदद के लिए भेजना अनिवार्य होता था। तो अब हम लोग आते हैं राजस्व का बंटवारा। वसूल किए गए लगान से इक्तादार सेना अपनी खर्च और अपना वेतन निकालता था। इसके बाद जो पैसा बचता था, जिसे फवाजिल कहा जाता था, उसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था ने भारत के सामंती ढांचे को बदलकर पेशेवर नौकरशाही की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसमें कड़े सुधार किए गए ताकि भ्रष्टाचार कम हो। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बनाकर कमज़ोर कर दिया। तो इसको कमज़ोर किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक एवं सैन्य महत्व। प्रशासनिक रूप से इसने सुल्तान को हर गांव और हर शहर से सीधा जोड़ दिया। सैन्य दृष्टि से कहें तो सुल्तान को एक विशाल स्थायी सेना रखने के भारी खर्च से मुक्ति मिल गई, क्योंकि सेना का रखरखाव अब इक्तादार की जिम्मेदारी थी। अंततः इक्ता प्रणाली ने ही तुर्कों को भारत के विशाल भूगोल पर लंबे समय तक शासन करने की शक्ति प्रदान की। यह व्यवस्था मध्यकालीन राजनीति और अर्थशास्त्र के मेल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति, उसके आर्थिक सुधार और नियंत्रण के तरीके। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे साहसिक और अनोखी आर्थिक योजना थी। इसके मुख्य उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना का रखरखाव करना था। सुल्तान यह भली भांति समझता था कि सैनिकों को कम वेतन में संतुष्ट करने के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने दिल्ली में अलग अलग बाजार स्थापित कर दिए और प्रत्येक वस्तु का सटीक मूल्य निर्धारण सरकारी स्तर पर कर दिया। तो चलिए देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुल्तान ने क्या किया। तो इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए सुल्तान ने सहना-ए-मंडी नामक कठोर अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य था व्यापारियों की गतिविधियों पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी तय मूल्य से अधिक वसूली ना कर सके। तो सुल्तान ने क्या किया? सहना-ए-मंडी नामक
कठोर अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नामक? सहना ए मंडी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसने दीवान ए रियासत विभाग के मध्यम व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया और सराय ए अदल जैसे विशेष बाजारों की स्थापना की, जहां कीमती कपड़ों से लेकर जड़ी बूटियों तक व्यापार होता था। अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था में गुप्तचर प्रणाली, जिसे मुनहियान भी कहा जाता है, इतनी सक्रिय थी कि सुल्तान को बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधियों की पल पल की जानकारी रहती थी। किसके थ्रू रहती थी? गुप्तचर प्रणाली यानी मुनहियान के तहत। इस नीति का सबसे कठोर विशेषता दंड प्रणाली थी। यदि कोई दुकानदार वजन में हेराफेरी कर पाता था तो सजा के तौर पर उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने राशनिंग प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत अकाल और सूखे के समय भी अनाज की उपलब्धता करने के लिए सरकारी गोदाम बनवाए गए। तो किस प्रणाली की शुरुआत की? राशनिंग प्रणाली। तो आगे देखते हैं। यद्यपि इस नीति ने व्यापारियों की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया और किसानों पर भारी दबाव डाला, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह मुद्रास्फीति को रोकने का सफल प्रयास रहा। किसको रोकने का? मुद्रास्फीति को रोकने का। अंततः हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह व्यवस्था भी ढह गई, क्योंकि यह एक आर्थिक सिद्धांत के बजाय केवल सैन्य शक्ति और सुल्तान के व्यक्तिगत खौफ पर टिकी हुई थी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि है हमारा विजयनगर साम्राज्य की नयकारा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं और इसके प्रशासनिक महत्व का विश्लेषण। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थिरता और निरंतर सैन्य सफलताओं के पीछे उसकी नयकारा प्रणाली सिस्टम इसका बहुत योगदान रहा था। यह व्यवस्था मध्यकालीन दक्षिण भारत की एक अनूठी सैन्य प्रशासनिक संरचना थी, जिसने साम्राज्य को एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता के रूप में स्थापित किया। इस प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्य में भूमि को अम्रम, किसके नाम से? अम्रम के नाम से जाना जाता था, विशेष भूभागों में विभाजित किया गया, जिन्हें अमर नायकों को उनके वेतन और सैन्य रखरखाव के बदले प्रदान किया जाता था। ये नायक मुख्य रूप से सैन्य कमांडर होते थे, जिनकी निष्ठा सीधे विजयनगर के राजा राय के प्रति होती थी। अब हम लोग जानते हैं कि इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इन नायकों को न केवल राजस्व वसूलने का अधिकार था, बल्कि उन पर भारी सैन्य जिम्मेवारियां भी थी। प्रत्येक नायक को अपने अधीन एक निश्चित संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी रखने पड़ते थे, जिन्हें युद्ध की स्थिति में राजा की सेवा में तुरंत तैनात करना अनिवार्य था। प्रशासन में पारदर्शिता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए नायकों को वर्ष में एक बार व्यक्तिगत रूप से राज दरबार में उपस्थित होकर कीमती उपहार और भेंट प्रदान करनी होती थी। इसके अतिरिक्त नायकों ने नए कृषि क्षेत्र को विकसित करने और सिंचाई के लिए तालाब बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंचाई के लिए क्या बनवाने के लिए? तालाब। तो अब हम लोग देखते हैं कि नयकारा प्रणाली ने विजयनगर को एक विकेंद्रित सैन्य ढांचा प्रदान किया। क्या प्रदान किया? विकेंद्रीकृत सैन्य ढांचा, जिससे राजा को विशाल स्थायी सेना का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा और साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। अंततः नयकारा प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा का कवच के समान थी। हालांकि कृष्णदेव राय के शासनकाल के बाद इन नायकों की बढ़ती महत्वाकांक्षा और शक्ति ने केंद्रीय सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया, जो कालांतर में साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनी। तो अब हम लोग देखते हैं अपने चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है 12वीं से 15वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए संस्कृत शिलालेखों के महत्व की जांच कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं।
इतिहास के पुनर्निर्माण में प्राथमिक स्रोतों का स्थान सर्वोपरि होता है। 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत को अक्सर केवल फारसी तवारीखों, दरबारी इतिहास के माध्यम से देखा जाता है, जो मुख्य रूप से सुल्तानों और उनके सैन्य अभियानों तक सीमित थे। किंतु इस काल के संस्कृत शिलालेख वे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो क्षेत्रीय राजनीति, समाज की आंतरिक संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता का एक निष्पक्ष और व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? संस्कृत शिलालेख। तो ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, मंदिरों और दीवारों पर ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। तो ये किस पे दिखाया गया है कि मतलब पत्थर की शिलाओं पर, मंदिरों की दीवारों पर और ताम्रपत्र मतलब तांबे के पत्र पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक इतिहास और क्षेत्रीय राजवंशों का ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के समानांतर भारत के विभिन्न हिस्सों में शक्तिशाली क्षेत्रीय राजवंश शासन कर रहे थे। इन राज्यों के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए संस्कृत शिलालेख ही एकमात्र सटीक साधन है, जो कि अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न रूपों में आई। जैसे कि पहला है वंशावली और विजय। चहमान यानी कि चौहान, गाढ़वाल, कुलचरी और दक्षिण के विजयनगर व होयसल राजाओं ने अपनी अभिलेखों में अपनी वंशावली और सैन्य उपलब्धियों को विस्तृत विवरण दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं शासन का विस्तार। ये शिलालेख उन क्षेत्रों को सटीक सीमाओं की जानकारी देते हैं जहां तुर्क सत्ता का सीधा प्रभाव नहीं था। उदाहरण के लिए विजयनगर के शिलालेख दक्षिण भारत में हिंदू राज सत्ता के प्रतिरोध और प्रशासन की अनूठी जानकारी देते हैं। तो हम लोग देखते हैं सामाजिक धार्मिक संरचना का प्रतिबिंब। समाज के सूक्ष्म अध्ययन के लिए ये शिलालेख एक्सरे की तरह कार्य करते थे। किसकी तरह? एक्सरे की तरह, जिसमें कि है हम लोग देखते हैं दान की परंपरा। अधिकतर संस्कृत शिलालेख दान पत्र के रूप में है। ये बताते हैं कि राजा किस प्रकार विद्वानों और मंदिरों को भूमि यानी दान अग्रहार देते थे। तो अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक समन्वय। कई शिलालेखों में सुल्तानों के लिए सुरत्रान यानी सुल्तान और शक, सुरत्रान का क्या मतलब होता है? सुल्तान और शक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, जो यह दर्शाता है कि तत्कालीन समाज और विद्वान वर्ग नई राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार अपनी संस्कृति में ढाल रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कर व्यवस्था। इन लेखों में विभिन्न प्रकार के करों जैसे भाग, भोग और सीमा शुल्क का उल्लेख मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सामाजिक धार्मिक संरचना का प्रतिबिंब। दक्षिण भारत के शिलालेखों से नयकारा प्रणाली, कौन सी प्रणाली? नयकारा प्रणाली, ग्राम और सभाओं के कामकाज की अद्भुत जानकारी मिलती है, जो फारसी स्रोतों में लगभग अनुपस्थित है। तो अब आते हैं हम लोग कृषि और सिंचाई पे। भूमि की माप, मिट्टी के प्रकार और सिंचाई के लिए बनाए गए तालाबों व नहरों का विवरण इन अभिलेखों के अत्यंत बारीकी से दर्ज है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कालक्रम की शुद्धता। इन शिलालेखों का अंकन विक्रम संवत या शक संवत, किसमें? विक्रम संवत या शक संवत में किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के समय निर्धारण वैज्ञानिक रूप से हो जाता है। ये लेख उस दौर की संस्कृत भाषा से परिष्कृत रूप से क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पुरानी हिंदी, कन्नड़, तमिल के साथ उसके मेल जोल को भी दर्शाते हैं। मंदिरों पर खुदे लेख उनकी निर्माण शैली और शिल्पकारों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन
राजतत्व के चरित्र पर एक टिप्पणी लिखिए तथा कुलीन वर्ग के बदलते चरित्र की जांच कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में शासन की पूरी शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी, लेकिन राजत्व शासन करने का सिद्धांत को क्या बोला जाता है? राजत्व हमेशा एक जैसा नहीं रहा। शुरुआत में जब दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश बैठे तो उनका मुख्य उद्देश्य अपनी सत्ता को बचाए रखना था। इस समय सुल्तान को अपने साथ आए तुर्की सेनापतियों का सम्मान करना पड़ता था, लेकिन शासन का असली सख्त चेहरा वो गयासुद्दीन बलबन के समय आया। बलबन ने राजतंत्र को दैवीय संस्था माना। बलबन ने क्या माना? राजतंत्र को दैवीय संस्था माना। दरबार में इतनी गंभीरता और अनुशासन पैदा किया कि अमीरों के लिए सुल्तान से बात करना तो दूर, उसके सामने मुस्कुराना भी मना था। बलबन ने सिजदा और पोबोस जैसे प्रथाएं चलाएं। कौन सी प्रथा चलाएं? सिजदा और पोबोस। यह साबित कर दिया कि सुल्तान और साधारण इंसान में जमीन आसमान का फर्क है। किस प्रथा चलाकर? सिजदा और पोबोस जैसी प्रथाएं चलाकर। समय बदला और अलाउद्दीन खिलजी के आने पर राजतत्व का चरित्र भी व्यवहारिक हो गया। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म मौलवियों से पूरी तरह अलग कर दिया। उसने साफ कहा कि शासन जनहित और राज्य की मजबूती के लिए होना चाहिए, ना कि धार्मिक कानून के हिसाब से। अलाउद्दीन का राजतत्व पूरी तरह निरंकुश शक्ति पर टिका था। वहीं इसके विपरीत जब हम लोदी वंश के अफगान सुल्तानों को देखते हैं तो उनका राजतत्व समानता पर आधारित था। वे अपने सरदारों को अपना नौकर नहीं बल्कि अपना भाई मानते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुलीन वर्ग का बदलता स्वरूप। कुलीन वर्ग सल्तनत काल की सबसे ताकतवर जमात थी। 13वीं शताब्दी में इस वर्ग पर पूरी तरह तुर्की मूल के अमीरों का कब्जा था। किसका कब्जा था? तुर्की मूल के अमीरों का। इल्तुतमिश के समय 40 तुर्क सरदारों का दल इतना शक्तिशाली था कि वे सुल्तानों को गद्दी से उतारने और बिठाने का काम करते थे। इन तुर्क अमीरों ने नस्ली अहंकार तो बहुत ज़्यादा था और वे किसी भी गैर तुर्क को ऊंचे पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। तो 40 मतलब 40 तुर्क सरदारों का दल। लेकिन खिलजी क्रांति ने इस ढांचे को तोड़ दिया। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के समय कुलीन वर्ग का चेहरा बदल गया। अब केवल तुर्क होना काफ़ी नहीं था, बल्कि योग्यता का महत्व दिया जाने लगा। पहली बार भारतीय मुसलमानों और गैर तुर्कों को बड़े पदों पर बिठाया गया, जिससे कुलीन वर्ग का दायरा बढ़ गया। इसके बाद तुगलक काल में हम देखते हैं कि प्रशासन में विदेशी विद्वानों, हिंदुओं और स्थायी रईसों को भी जगह मिली। लोदी काल आते आते यह वर्ग एक कबीलाई भाईचारे में बदल गया। लोदी काल आते आते यह किस में बदल गया? एक कबीलाई भाईचारे में, जहां अमीर खुद सुल्तान के बराबर समझने लगे थे। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहमनी सल्तनत में अफाकियों और दक्कनियों के बीच संघर्ष की प्रकृति और आलोचनात्मक जांच। बहमनी सल्तनत के इतिहास में सबसे बड़ी कमजोरी उसके भीतर चलने वाला आंतरिक संघर्ष था। अफाकी बनाम दक्कनी संघर्ष के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? अफाकी बनाम दक्कनी। इस संघर्ष ने न केवल प्रशासन को खोखला किया, बल्कि अंततः बहमनी साम्राज्य के पतन का मार्ग भी प्रशस्त किया। अफाकी वे लोग थे जो ईरान और इराक जैसे अरब देशों से आकर दक्कन यानी दक्षिण भारत में बसे थे, जबकि दक्कनी वे स्थानीय मुस्लिम और अमीर थे जो पहले से ही वहां रह रहे थे। इन दोनों गुटों के बीच संघर्ष केवल सत्ता पाने का नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई भी थी। अफाकी लोग खुद को उच्च कुल का और अधिक शिक्षित मानते थे, जिससे स्थानीय दक्कनी अमीरों में उनके प्रति ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा हुई। सुल्तानों ने भी अक्सर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इन दोनों गुटों को आपस में लड़ाया, जिसका असर प्रशासन की कार्यकुशलता पर पड़ा।
अब हम लोग देखते हैं कि संघर्ष के प्रमुख कारण और प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। इस संघर्ष की प्रकृति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। तो जिसमें है नस्ली और सांस्कृतिक श्रेष्ठता। अफाकी विदेशी खुद को दक्कनियों से श्रेष्ठ समझते थे। वे सुल्तान के करीब रहकर प्रशासन के बड़े पदों पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे स्थानीय अमीरों को लगा कि उनके ही क्षेत्र में नज़रअंदाज किया जा रहा है उनको। और इसका धार्मिक मतभेद था कि अफाकियों में से अधिकांश शिया मत को मानने वाले थे, जबकि दक्कनी अमीर मुख्य रूप से सुन्नी थे। इसे धार्मिक अंतर ने राजनीतिक संघर्ष को और अधिक हिंसक और व्यक्तिगत बना दिया। तो हम लोग देखते हैं अब प्रशासनिक अस्थिरता। जब भी कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता तो वह एक गुट को दूसरा पर तरजीह देता। उदाहरण के लिए सुल्तान हुमायूं शाह और महमूद गवां के समय यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था। महमूद गवां खुद को एक अफाकी था, जिसकी हत्या दक्कनियों की एक बड़ी साजिश के परिणाम थी। इस निरंतर गुटबाजी का केंद्र सरकार को इतना कमजोर कर दिया कि बहमनी साम्राज्य अंततः 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बराड़, ये पांचों में टूट गया था। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार विनिमय नीतियों के उद्देश्य की जांच कीजिए। क्या इससे इच्छित उद्देश्य को पूरा हुआ? टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अर्थशास्त्र को सैन्य शक्तियों के साथ जोड़कर देखा। उसकी बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अनोखा और साहसी प्रयोग था। यह केवल आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि सल्तनत की सुरक्षा और विस्तार के लिए उठाया गया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो हम लोग अब देखते हैं बाजार नियंत्रण नीति के प्रमुख उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य हैं बाजार नियंत्रण नीति के? अलाउद्दीन खिलजी के इस महत्वाकांक्षी नीति के पीछे कई गहरे उद्देश्य छिपे थे, जिसमें से एक है विशाल सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन को मंगोलों के लगातार हमलों से बचने और पूरे भारत को जीतने के लिए एक विशाल स्थायी सेना की जरूरत थी। खजाने पर बोझ डाले बिना सैनिकों को कम वेतन में अच्छा जीवन देने के लिए उसने आवश्यक वस्तुओं के दाम घटा दिए। अब हम लोग देखते हैं महंगाई पर लगाम। सुल्तान का मानना था कि यदि वस्तुओं की कीमत तो निश्चित कर दी जाए तो व्यापारी मनमानी नहीं कर पाएंगे और कम वेतन में भी सैन्य संतुष्ट रहेंगे। तो हमारा अगला बिंदु है बिचौलियों का अंत। यह उन व्यापारियों और जमाखोरों की शक्ति को खत्म करना चाहता था जो वस्तुओं को रोककर कीमत बढ़ाते थे। अब आते हैं हम लोग राजस्व में वृद्धि। बाजार पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि किसान और व्यापारियों से मिलने वाला कर सीधे सरकारी खजाने में आए। कहाँ पे आना चाहिए? डायरेक्ट सरकारी खजाने में। तो चलिए देखते हैं अब नीति की सफलता और इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति। जहाँ तक इस सवाल का सवाल है कि क्या उद्देश्य पूरे हुए, तो इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन अपने जीवन काल में इसमें काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं रहा था। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। उसका था जिसमें कि पहला प्रभाव है कीमतों में स्थिरता। सुल्तान ने अनाज, कपड़े, घोड़े और यहाँ तक कि गुलामों की कीमतें भी तय कर दी थी। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन पूरे शासनकाल में इन कीमतों में एक कौड़ी भी बढ़ोतरी नहीं हुई। उस समय के हिसाब से यह एक चमत्कार था। किसके अनुसार था ये? बरनी के अनुसार। तो चलिए देखते हैं कुशल आपूर्ति व्यवस्था। उसने सहना ए मंदी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? सहना ए मंदी बाजार अधीक्षक। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो इसका सैन्य मजबूती, इस नीति के कारण ही वह एक शक्तिशाली सेना में रहने में सफल हुआ, जिसने मंगोलों को खदेड़ा और दक्षिण भारत तक विजय पताकाई फहराई। आम जनता पर प्रभाव। हालांकि यह नीति मुख्य रूप से सेना के लिए थी, लेकिन दिल्ली और आसपास के आने लोगों की भी सस्ती वस्तुओं को लाभ मिला। तो इसका लाभ जो है, जो आसपास के आम लोग थे उसको भी इस सस्ती वस्तुओं का लाभ मिला था। तो चलिए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति अपने तत्कालिक सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह सफल रही। इस नीति का दम पर एक विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था। क्या बनने का सपना देख रहा था? विश्व विजेता। हालांकि यह नीति स्वाभाविक आर्थिक नियमों के खिलाफ थी, इसलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह व्यवस्था भी दह गई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच भारत में चित्रकला की परंपराओं पर एक नोट लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 12वीं से 15वीं शताब्दी का काल भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक संक्रमण काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड। इस दौरान प्राचीन भारतीय शैलियाँ धीरे धीरे नई विदेशी शैलियों, विशेषकर फारसी के साथ घुल मिल गई रही थी। इस युग की चित्रकला मुख्य रूप से पांडुलिपि चित्रकला के रूप में विकसित हुई, जहां किताबों के पन्नों पर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। इस काल की चित्रकला परंपराओं को हम मुख्य रूप से दो भाग में देख सकते हैं, जिसमें कि पहला है पाल और जैन शैली। 12वीं शताब्दी के आसपास बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध ग्रंथों पर चित्र बनाए। वहीं पश्चिमी भारत जैसे कि गुजरात और राजस्थान में जैन चित्रकला शैली का अत्यधिक विकास हुआ। तो जैन ग्रंथों जैसे कि कल्पसूत्र को ताड़ के पत्रों और बाद में कागज पर बहुत ही सुंदर रंगों से चित्रित किया गया। इन चित्रों की विशेषता इनकी नुकीली नाक, बड़ी आंखें और सुनहरे रंगों का प्रयोग था। तो अब देखते हैं सल्तनत शैली का प्रभाव। तो चलिए देखते हैं सल्तनत शैली का प्रभाव। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी चित्रकला के तहत भारत आए। इस दौरान निमतनामा, पाक कला की पुस्तक जैसी पांडुलिपियों में भारतीय और ईरानी शैलियों का मेल देखने को मिलता है। किसमें? निमतनामा, पाक कला की पुस्तक। तो इस शैली ने आगे चलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। यह चित्रों में चेहरे को, हाव भाव और प्रकृति, पेड़ पौधों को अधिक बारीकी से दिखाया जाने लगा। तो चलिए देखते हैं चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। रंगों का चयन। इस काल में लाल रंग, नीले रंग और पीले रंग जैसे गहरे रंगों का प्रयोग अधिक होता था। जैन शैली में सोने और चांदी की स्याही का उपयोग किया जाता था। तो जैन शैली में क्या उपयोग किया जाता था? सोने और चांदी की स्याही का उपयोग किया जाता था। क्या करने के लिए? चित्रों को भव्य बनाने के लिए। भव्य मतलब होता है बड़ा बनाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कागज का आगमन। कब से कागज का आगमन हुआ? तो 14वीं शताब्दी के आसपास भारत में कागज का आविष्कार 14वीं शताब्दी में हुआ, जिससे चित्रकला में अधिक स्पष्टता और विस्तार आया। इससे पहले चित्र मुख्य रूप से ताड़ के पत्तों यानी कि पाम लीव्स पर बनाए जाते थे। अब देखते हैं हम लोग विषय वस्तु। चित्रकला का मुख्य विषय धार्मिक था। बौद्ध, जैन, तीर्थंकर और हिंदू देवता। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते इसमें दरबारी जीवन और शिक्षक के दृश्य भी शामिल होने लग गए। 12वीं से 15वीं शताब्दी की चित्रकला केवल धार्मिक प्रचार का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह बदलते राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिबिंब थी। तो हम लोगों ने बहुत ही मज़े से 8 लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, मिडिल क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अमीर खुसरो जीवन और साहित्य। तो
अमीर खुसरो के जीवन और साहित्य के बारे में। अमीर खुसरो, जिसका शासनकाल था 1253 से 1325, मध्यकालीन भारत के एक महान सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। तो तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? अमीर खुसरो को। यह केवल जिससे उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह माना जाने लगा। किसके वजह से? हिंदवी खड़ी बोली में काव्य की रचना करने से। तो चलिए आगे देखते हैं कि मौसमों और यहाँ के लोगों के प्रति अपनी रचनाओं में अगाध प्रेम प्रकट किया। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने भारतीय और ईरानी सुरों का ऐसा मेल किया कि कव्वाली और ख्याल जैसी नई विधाओं का जन्म हुआ। तो अब हमारा अगला प्रश्न है नैकारा प्रणाली की प्रशासनिक संरचना। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थिरता का मुख्य आधार नैकारा प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? नैकारा प्रणाली। यह एक प्रकार की सैन्य सामंती व्यवस्था थी, जिसे हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, जिसमें कि पहला है अमर नायक। राजा राय अपने सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडरों को नायक नियुक्त करते थे और उन्हें शासन के लिए विशेष भू क्षेत्र प्रदान करते थे, जिसे अमरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमरम। उसके बाद है हम लोगों का सैन्य उत्तरदायित्व। इन नायकों का मुख्य कर्तव्य राजा की सहायता के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल, घुड़सवार और हाथी तैयार करना था। क्या था? पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी तैयार करना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं राजस्व और न्याय। न्याय अपने क्षेत्र से टैक्स वसूलते थे और नायक जो हैं क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था व न्याय का प्रबंधन भी करते थे। स्वतंत्रता, हालांकि उनका स्थानांतरण कर सकते थे राजा, लेकिन व्यवहार में नायक अपने क्षेत्रों में बहुत प्रभावशाली थे। यह प्रणाली विजयनगर को एक ऐसी शक्तिशाली सैन्य राजा में निर्णायक साबित हुई। तो ये क्या हो गई? सैन्य राज्य बनाने में काफ़ी शक्तिशाली साबित हो गई। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा आर्थिक विश्लेषण। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1329 ईस्वी में शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की योजना इतिहास का एक साहसी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण थी। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। किसके? तांबे और पीतल के, जिसका मूल्य चांदी के बराबर रखा गया। यह विचार आधुनिक मुद्रा व्यवस्था जैसा ही प्रगतिशील था, लेकिन सुल्तान सिक्कों की ढलाई पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि साधारण लोगों ने अपने घरों को ही टकसाल बना लिया और बाजार नकली सिक्कों से भर गया। किससे भर गया? नकली सिक्कों से। विदेशी व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया, जिससे व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। अंततः अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी और सरकारी खजाने को असली सोने, चांदी और सिक्के देकर जाली सिक्के बदलने पड़े, जिससे राजकोष खाली हो गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है सैन्य प्रौद्योगिकी तकनीकी सुधार। तो हम लोग चलिए इसको समझते हैं। 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य युद्ध कौशल में आए तकनीकी बदलावों ने सल्तनत काल के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। इस काल में प्रमुख सैन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी, जिसमें थी घुड़सवार करना। तुर्क अपने साथ उत्तम नस्ल के अरबी घोड़े और लोहे के रकाब लेकर के आए थे। तुर्क क्या लेके आए थे? अरबी घोड़े और लोहे के रकाब, जिससे सैनिक घोड़े पर
बैठकर अचूक निशाना लगा सकते थे। अब दूसरा है हमारा अस्त्र शस्त्र। इस काल में मंजनीक और अरादा जैसे भारी यंत्रों का प्रयोग बढ़ा। किसका? मंजनीक और अरादा जैसे यंत्रों का, जो पत्थरों और ज्वलनशील पदार्थों को दूर तक फेंकने में सक्षम थे। तो पत्थरों और ज्वलनशील पदार्थों को दूर तक फेंकने में कौन से यंत्र सक्षम थे? मंजनीक और अरादा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किलेबंदी। सुरक्षा के लिए किलों की दीवारों को और आर्थिक ऊंचा बनाया गया। हालांकि बारूद का विस्फोट प्रयोग के बाद में हुआ, लेकिन नफ्ता आग्नेयास्त्रों का प्रयोग प्रारंभिक रूप से शुरू हो गया था। किसका प्रयोग शुरू हो गया था? नफ्ता का प्रयोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ रणनीति। प्रारंभिक भारतीय युद्ध शैली जो हाथियों पर निर्भर थी, उसे तुर्कों की तेज गति वाली सेना के रूप में हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के सामाजिक और क्रांति। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकालीन समाज की वह आध्यात्मिक लहर थी जिसने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित किया। इस आंदोलन की नींव अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त, किसने? अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त संतों ने रखी थी। तो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का मोक्ष एकमात्र साधन बताया गया है। तो संतों ने जाति पाति, ऊंच नीच और जटिल कर्मकांडों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा जैसे कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु में उपदेश दिए, जैसे धर्म केवल पुरोहित तक सीमित न रहे बल्कि आम जनता तक भी पहुंच जाए। इस आंदोलन ने महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों को भी आध्यात्मिक मार्ग में बराबरी का स्थान दिया। इसी आंदोलन की ऊर्जा ने बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है हमारा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर नींव रखी। दिल्ली सल्तनत पर नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भले ही इसने नींव रखी हो, लेकिन उसे एक व्यवस्थित स्वरूप और स्थिरता प्रदान करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को ही जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव जरूर रखी, लेकिन इसको स्थिरता प्रदान किसने किया? सुल्तान इल्तुतमिश ने। और कब किया? 1211 ईस्वी में, जब वह सिंहासन पर बैठा तब सल्तनत आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों से घिरी हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता से न केवल इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि दिल्ली को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित किया। उसकी सफलता का प्रमुख आधार निम्नलिखित थे, जिसमें कि पहला है प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की और चालीसा यानी तुर्गान ए चिहलगानी नामक 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक दल बनाया। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की खोज की और किसकी शुरुआत की? तुर्कान ए चिहलगानी, जिसका क्या मतलब होता है? 40 वफादार तुर्क सरदार। तो ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो अब हम लोग आते हैं मुद्रा और संप्रभुता। उसने अरबी पद्धति पर आधारित चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया, जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। और 1229 में बगदाद के खलीफा खिलत प्राप्त करके उसने अपनी सत्ता को कानूनी और धार्मिक मान्यता दिलाई। तो कौन सी मान्यता मिली 1229 में? बगदाद के खलीफा से खलीफत। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को राजधानी बनाकर इसे इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बनाया था।
तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली को राजधानी भी बनाया और इसे इस्लामी शिक्षा का केंद्र भी बनाया। उसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के खतरे को अपनी चतुर कूटनीति से टालकर नवजात सल्तनत को विनाश से बचा लिया। अतः प्रशासनिक ढांचा तैयार करने, स्वतंत्र मुद्रा चलाने और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित करने के कारण उसे वास्तविक संस्थापक कहना सर्वथा उचित है। तो वास्तविक संस्थापक किसको कहेंगे हम लोग, इल्तुतमिश को। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं की विफलता के मुख्य कारणों की परीक्षण कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान शासक था, परंतु उसकी अधिकांश योजनाएं समय से आगे होने और व्यावहारिक समझ की कमी होने के कारण विफल रही। उसने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कई नवीन प्रयोग किए, लेकिन उसने क्रियान्वयन में की गई जल्दीबाजी और प्रशासनिक अक्षमता से उन्हें अपना आपदा में बदल दिया। तो इसके पास शिक्षा तो काफ़ी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित था, बट उसकी जो अधिकांश योजनाएं थी वो काफ़ी बहुत तेज थी, बहुत जल्दीबाजी थी, जिसके वजह से इस साम्राज्य में ये आपदा में बदल गया था। उसकी योजनाओं में विफलता के प्रमुख आधार निम्नलिखित थे, जिसमें कि है राजधानी परिवर्तन, जो कि 1326 से 1327 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। सुल्तान ने किसको अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया, देवगिरी यानी दौलताबाद को। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण रखना था, किंतु पूरी जनता को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश अव्यावहारिक सिद्ध हुआ। परिवहन की कठिनाइयां, पश्चिम सीमा की असुरक्षा के कारण यह योजना अंततः वापस लेनी पड़ी। अब है सांकेतिक मुद्रा 1329 से 1330। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के यानी उसके टोकन करेंसी को चलाए। किसके, तांबे और पीतल के। प्रशासन नकली सिक्कों के निर्माण पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे घर घर में टकसाल बन गई और अर्थव्यवस्था चमड़ाई हो गई। तो घर घर में क्या बन गया था, टकसाल बन गया था। कारण ये था कि नकली सिक्का का निर्माण कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसी वजह से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोआब में कर वृद्धि की योजना अकाल के समय लागू की गई। कब लागू की गई दोआब में कर वृद्धि की योजना, अकाल के समय, जिसने किसानों के असंतोष को विद्रोह में बदल दिया। सुल्तान की योजनाओं में मौलिकता तो थी, परंतु जनता का सहयोग और प्रशासनिक सतर्कता न होने के कारण सभी योजनाएं सल्तनत के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से विनाशकारी साबित हो गई। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच का संघर्ष अत्यंत दीर्घकालिक और विनाशकारी रहा। 1326 से 1347 में इन दोनों शक्तियों का उदय एक साथ ही इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई, जिसके पीछे भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक कारण उत्तरदायी थे। तो इस निरंतर संघर्ष के मुख्य केंद्र निम्नलिखित हैं। रायचूर दोआब। अब हम लोग देखते हैं रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच, किस किस नदियों के बीच हुआ था रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र दोनों साम्राज्यों के बीच विवाद का मुख्य जड़ था। अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण दोनों शक्तियां इस पर पूर्ण नियंत्रण चाहती थी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो चलिए देखते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा। पूर्वी तट पर स्थित यह क्षेत्र अपने उपजाऊपन और विदेशी व्यापार यानी बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र पर अधिकार का अर्थ समुद्री व्यापार से प्राप्त होने वाले भारी राजस्व पर नियंत्रण था। तो चलिए अब देखते हैं मराठावाड़ा क्षेत्र। कोंकण और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार को भी संघर्ष होता था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों का व्यापार और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग गुजरते थे। यद्यपि इस
संघर्ष को अक्सर धार्मिक रंग दिया जाता था, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय विस्तार और संसाधनों पर अधिकतर लड़ाई थी। यह शत्रुता ने अंततः दोनों साम्राज्यों की सैन्य और आर्थिक शक्ति का कमजोर कर दिया, जिसका समापन 1565 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के पतन के साथ हुआ। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत के पतन के मुख्य कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दिल्ली सल्तनत, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक उत्तर भारत पर शासन किया, 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपनी शक्ति खो चुकी थी। 16वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार मात्र एक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक और राजनीतिक कमजोरियों का परिणाम थी। तो पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किसका हार किसमें हुआ था? इब्राहिम लोदी। और 1526 में पानीपत का लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया। सल्तनत के पतन के प्रमुख उत्तरदायी के कारण निम्नलिखित थे। सल्तनत के प्रमुख उत्तरदायी कारण निरंकुश और अकुशल उत्तराधिकार। सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, जिसके कारण सुल्तान की मृत्यु के बाद हमेशा गृह युद्ध और षड्यंत्र होते थे। फिरोज तुगलक के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली सुल्तान नहीं हुआ जो साम्राज्य की एकता को बनाए रखे। किसके बाद? फिरोज तुगलक के बाद कोई भी ऐसा राजा आया ही नहीं जो साम्राज्य को एकता में बनाए रखे। तो हम लोग अब चलते हैं अमीर और कुलीन वर्ग का हस्तक्षेप। तो चलिए देखते हैं। अंतिम वर्षों में सुल्तान की शक्ति कम हो गई थी और लोदी अमीर अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। इब्राहिम लोदी का अपने ही सरदारों के साथ संघर्ष और उनके बीच बढ़ते अविश्वास ने केंद्रीय सत्ता को खोखला कर दिया। तो चलिए इसमें देखते हैं अब हम लोग सैन्य दुर्बलता और क्षेत्रीय विद्रोह। एकता प्रणाली के वंशानुगत हो जाने से सेना की कुशलता कम हो गई। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर बंगाल, जौनपुर और मालवा जैसे राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे सल्तनत का केवल दिल्ली और उसके आसपास तक ही सीमित रह गई। तो इसकी कमजोरी का लाभ किसने उठाया? बंगाल, जौनपुर और मालवा जैसे राज्य। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इस अंततः क्या हुआ। अंततः बाबर द्वारा बारूद और तुगलनामा युद्ध पद्धति का प्रयोग सल्तनत के लिए अंतिम प्रहार साबित हुआ। आंतरिक कलह, आर्थिक संकट और तकनीकी रूप से पिछड़ी सेना के कारण महान दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पे, जो कि हमें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़े लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग कुछ छोटे प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है दीवान एक हैरात। दीवान एक हैरात के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित यह मध्यकालीन भारत में समाज कल्याण का एक अनूठा उदाहरण था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था क्या था? दीवान एक हैरात। यह विभाग मध्यम काल भारत में समाज कल्याण का तो अनूठा उदाहरण था ही, बट इसका मूल स्वरूप एक दान विभाग था। कौन सा विभाग था? दान विभाग, जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम परिवारों की सहायता करता था। तो अब हम लोग देखते हैं विवाह सहायता। निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए राज्य की ओर वित्तीय अनुदान देना। अब है मानवीय पक्ष। बेसहारा विधवाओं और अनाथों को गुजारा भत्ता, वजीफा प्रदान करना मानवीय पक्ष कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कुतुब मीनार। एक सांस्कृतिक विजय स्तंभ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे इस्लाम शक्ति के प्रतीक के रूप में शुरू किया। तो कुतुब मीनार को शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो इसे इस्लाम शक्ति के प्रतीक के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन इसकी वर्तमान भव्यता का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो इसकी भव्यता का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को, जिसने इसकी अधूरी मंजिलों को पूरा कर इसे शिखर तक पहुंचाया। बाद के वर्षों में फिरोज शाह तुगलक ने न केवल इसकी मरम्मत करवाई और लाल पत्थर का उपयोग करके इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं सिजदा और पायबोस के बारे में। सुल्तान बलबन ने राजतत्व के अपने दैवीय सिद्धांत को लागू करने के लिए इन 2 ईरानी परंपराओं को अनिवार्य बनाया था। सिजदा, घुटना पर बैठकर सिर झुकाना। सिजदा का अर्थ होता था क्या? घुटना पर बैठकर सर झुकाना। और पायबोस का अर्थ होता था सुल्तान के पैरों को चूमना। तो पायबोस का क्या अर्थ होता था? सुल्तान के पैरों को चूमना। केवल औपचारिकताएं नहीं थी, बल्कि ये तुर्क अमीरों के बढ़ते वर्चस्व को कुचलने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार थी। इन प्रथाओं के माध्यम से बलबन ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुल्तान का पद पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। क्या है? सुल्तान का पद पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, जिल ए इलाही है। इससे दरबार में अनुशासन बढ़ा और सुल्तान की व्यक्तिगत गरिमा एक नए स्तर पर पहुंच गई। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दाग और हुलिया प्रणाली के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? दाग और हुलिया प्रणाली किसे कहते हैं और क्या है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी पहचान प्रणाली विकसित की, जैसे कि दाग। शाही घोड़ों के पुट्ठों पर एक विशेष गर्म मोहर लगाना, ताकि निरीक्षण के समय घोड़ा की अदला बदली ना हो। तो घोड़ों पर क्या किया जाता था? एक दाग, गर्म मोहर लगाकर दाग कर दिया जाता था, जिससे घोड़ों की अदला बदली ना हो सके। और हुलिया, प्रत्येक सैनिक का रजिस्टर में शारीरिक हुलिया दर्ज करना। तो प्रत्येक सैनिक का रजिस्टर में शारीरिक हुलिया को दर्ज किया जाता था, ताकि युद्ध के दौरान कोई प्रॉक्सी या दूसरा व्यक्ति उसकी जगह ना लड़ सके। अब इन 2 सुधारों ने सल्तनत की सेना को पारदर्शी और जवाबदेह बना दिया, जिसे मंगोलों जैसी बड़ी शक्तियों को हराना आसान हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हौज ए खास। दिल्ली के सिरी क्षेत्र से स्थित हौज ए खास मध्यकालीन जल इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। किसका नमूना है? हौज ए खास का इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मूल रूप से अपनी नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए एक विशाल जलाशय के रूप में निर्मित कराया था। किसको? हौज ए खास को। किसने निर्मित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसकी उपयोगिता इतनी अधिक थी कि फिरोज शाह तुगलक ने न केवल इसका पुनरुद्धार कराया, बल्कि इसके परिसर में एक मदरसा, कई कुतुबमीनार इमारतें भी बनाई। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसका पुनरुद्धार करवाया, मतलब इसका पुनः निर्माण कराया, और इसके परिसर में एक मदरसा और गुंबददार इमारतें भी बनाई। यह जलाशय उस समय की शहरी योजना, उर्बान प्लानिंग और जल संचयन के प्रति सुल्तानों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो नेक्स्ट है किलाबंदी और सीमा सुरक्षा। तो चलिए जानते हैं किलाबंदी और सीमा सुरक्षा के बारे में। मंगोलों के निरंतर विनाशकारी हमलों ने सुल्तानों को उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा यानी घेरा बनाने पर मजबूर कर दिया। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति केवल युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि रणनीति किलाबंदी करना था। इसके तहत पुराने दुर्गों को मजबूती दी गई और सीमावर्ती चौकियों पर अनुभवी सेनापतियों को नियुक्त किया गया।
तो यह अभेद्य किलाबंदी ही थी जिसने दिल्ली को बाहरी लूटपाट से बचाए रखा और भारत में राजनीतिक स्थिरता की नींव रखी। इन किलों ने एक ढाल की तरह कार्य किया जिसके पीछे सल्तनत अपनी जड़ें जमा सकी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मेरे द्वारा लाए गए PYQs आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।